हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग सीएफजी के बारे में सीखेंगे। सीएफजी क्या होता है और कॉमस्की हायरार्की ग्रामर्स में सीएफजी का कौन सा टाइप हो। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कॉमस्की हायरार्की ग्रामर्स कंप्यूटर के सारे लैंग्वेज को 4 डिफरेंट ग्रामर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कहलाता है टाइप 0 ग्रामर, जिसको अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर भी कहते हैं। इस ग्रामर का जो लैंग्वेज होगा वो रिकर्सिव एनुमरेबल होगा और इसमें जिस मशीन को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड ट्यूरिंग मशीन। टाइप 1 हमारा सेकेंड टाइप का ग्रामर है, जिसे हम लोग कहते हैं कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। कंटेक्स्ट सेंसिटिव इसका लैंग्वेज है और इसमें जिस मशीन को यूज करते हैं, ऑटोमेटन को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटन। टाइप 2 को हम कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर या सीएफजी कहते हैं। ये कंटेक्स्ट फ्री है, लैंग्वेज को यूज करेगा और इसमें जिस ऑटोमेटन को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड पुश डाउन ऑटोमेटन। लास्ट जो हमारा टाइप ऑफ ग्रामर है दैट इज कॉल्ड टाइप 3, जिसे रेगुलर ग्रामर कहते हैं। इसका लैंग्वेज होता है रेगुलर और इसमें हम फाइनाइट ऑटोमेटन को यूज करते हैं। कंपाइलर डिजाइन में फाइनाइट रेगुलर ग्रामर और कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, इन दोनों का मैक्सिमम यूज होगा, इसलिए हम इसमें स्पेशली कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर और रेगुलर ग्रामर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस ग्रामर्स की कुछ अपनी खासियत होती है, जिस खासियत को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज हमारा कोई ग्रामर है टाइप 0 ग्रामर है, तो इसको हम कहते हैं कि इसका जो सिंटेक्स फॉर्म जो होगा, टाइप 0 ग्रामर का जो फॉर्म होगा उसको हम कहते हैं अल्फा टू बीटा। अल्फा लेफ्ट साइड और राइट साइड में बीटा होगा। ये अल्फा और बीटा हमारे नॉन टर्मिनल और टर्मिनल होंगे। ये सब क्या है ये अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। इसका फॉर्म होता है अल्फा टू बीटा, जिस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। लेकिन टाइप 1 में यदि हम यूज करते हैं तो टाइप 1 के लिए अल्फा टू बीटा तो हमारा है, लेकिन इस पर एक रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। वो रेस्ट्रिक्शन क्या है कि लेंथ ऑफ अल्फा कहने का मतलब, जिसको हम दो वर्टिकल लाइन के बीच लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ अल्फा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू द लेंथ ऑफ बीटा। इस तरह का रिस्ट्रिक्शन हमारे टाइप 0 में नहीं होता, लेकिन टाइप 1 में कंटेक्स्ट सेंसिटिव में ये रिस्ट्रिक्शन रहेगा। देन हमारा टाइप 2 है। टाइप 2 के केस में हमारा अल्फा टू बीटा होगा, लेकिन इसके साथ कुछ और भी स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। जैसे जैसे हम हायर टाइप में जाते हैं रेस्ट्रिक्शंस बढ़ते जाते हैं। अब इस में कहता है कि अल्फा का जो लेंथ है वो अल्फा का लेंथ लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू बीटा होना चाहिए और लेंथ ऑफ अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 1। जबकि ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन हमारे इस टाइप 1 में नहीं था। इसमें लेंथ हमारा 2 भी हो सकता है और राइट साइड में 2, 3 यूज कर सकते हैं। इधर 3 है तो इधर आपका 3 और 4, 5 कुछ भी यूज हो सकता है। लेकिन इस प्लेस पर हमारा अल्फा का लेंथ 1 होगा और अल्फा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू बीटा होना चाहिए। ये टाइप 2 जिसे हम कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर कहते हैं। अब इसमें अल्फा बीटा क्या है इसको हम डेफिनेशन से देखेंगे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में, लेकिन इसका ये फॉर्म है, इस फॉर्म को यूज करते हैं। यही चीज यदि टाइप 3 में हम चले जाए तो अल्फा बीटा का रूल हो जाता है। अल्फा टू बीटा का मीनिंग है अल्फा टू बीटा, जिसमें अल्फा की वैल्यू हमारा कोई भी वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल हो कहने का मतलब हो गया नॉन टर्मिनल। एंड बीटा जो हमारा है उसका वैल्यू होगा कोई वेरिएबल या किसी टर्मिनल का क्लीन क्लोजर। ये सब क्या है ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। या इसका दूसरा फॉर्म भी हो सकता है कि टर्मिनल का क्लीन क्लोजर हो वी है, या इसको हम सिंपली टर्मिनल का क्लीन क्लोजर कह सकते हैं।
तो बीटा की ये 3 वैल्यू हो सकती है, अल्फा हमारा कोई वेरिएबल हो सकता है, टर्मिनल नहीं हो सकता। अब ये वेरिएबल और टर्मिनल क्या है, जो भी हमारे पास ऑटोमेटन है, इस सारे ऑटोमेटन को यूज करने के लिए हम कुछ कंपोनेंट्स और टर्म्स यूज करते हैं, जिसको कि हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या है। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर CFG जो टाइप 2 ग्रामर है हायरार्की का, कंसिस्टिंग ऑफ ए फाइनाइट सेट ऑफ ग्रामर रूल्स इज ए क्वाड्रपल NTPS। ये NTPS 4 कंपोनेंट से बना है, इसलिए इसको हम क्वाड्रपल कहते हैं। इस NTPS में n का मीनिंग होता है n इज ए सेट ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल्स एंड इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स। जैसे हम यदि कहीं पर लिखते हैं A to B, यदि कहीं पर A मिलता है तो आप उस A को B में रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पर चूंकि A और B कैपिटल है, तो A और B हमारा नॉन टर्मिनल होगा। किसी किसी जगह पर ऐसा भी हमको मिलता है कि कैपिटल A यदि मिलता है तो आप इसको रिप्लेस कर दे स्मॉल a में या स्मॉल b में। तो यहाँ A और B हमारा फर्स्ट में आपका A और B नॉन टर्मिनल कहलाएगा, लेकिन सेकंड में आपका कैपिटल A नॉन टर्मिनल कहलाएगा और ये स्मॉल a हमारा टर्मिनल कहलाएगा। टर्मिनल का फर्दर एक्सपेंशन नहीं होगा, जबकि नॉन टर्मिनल का फर्दर एक्सपेंशन होगा। तो N is a set of non-terminal symbols, T is a set of terminals where the intersection of non-terminal and terminal equal to null होना चाहिए। ये मेरा T का मीनिंग हुआ। और तीसरा टर्म है जिसको हम कहते हैं P, and it is a set of rules that is also called production rules, and it is denoted by P colon N to N union T clean closure, that is left hand side of the production rule P does have any right context or left context। अब इसकी क्या मीनिंग है? यहाँ क्लीन क्लोजर का मतलब होता है यदि हम किसी चीज पर क्लीन क्लोजर लगा दें, सपोज किसी टर्मिनल पर हमने A स्टार लगा दिया, तो A स्टार का मीनिंग हो गया हम नल यूज कर सकते हैं। नल एक सिंबल है, लेकिन इस सिंबल को हम कहीं दिखाते नहीं है, बस केवल शो करते हैं। या आप A को 1 टाइम रख सकते हैं, मोर देन 1 टाइम रख सकते हैं, जितनी बार आप चाहें A को रख सकते हैं। यदि ऐसा आप डिनोट करते हैं तो ये कहलाता है क्लीन क्लोजर। A स्टार का मतलब ये हो गया। इसी तरह से यहाँ पर जब N यूनियन T स्टार लिखा है तो इसका मतलब है कि हमारा जो N है नॉन टर्मिनल, ये नॉन टर्मिनल हमारा नल पे फिनिश हो सकता है क्योंकि यहाँ क्लीन क्लोजर लगा हुआ है। या नॉन टर्मिनल, जो भी हमारा नॉन टर्मिनल होगा वो किसी दूसरे नॉन टर्मिनल पर फिनिश हो सकता है। या ये भी कह सकता है कि इस साइड में जो भी नॉन टर्मिनल है वो नॉन टर्मिनल किसी टर्मिनल पर जाकर एंड हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि N2 A B पर फिनिश हो। तो यहाँ पर हमारा N में टर्मिनल भी है और नॉन टर्मिनल भी है। ऐसा भी हो सकता है कि N2 पहले टर्मिनल हो और बाद में नॉन टर्मिनल हो और बाद में टर्मिनल हो। तो ये सब जो फॉर्म्स हैं, इस पूरे फॉर्म्स को हम एक सिंगल सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, ये N यूनियन T क्लीन क्लोजर से। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड, ये पोर्शन हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये पोर्शन राइट हैंड साइड है। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन रूल P, ये मेरा एक प्रोडक्शन रूल है जिसके लेफ्ट हैंड साइड में नॉन टर्मिनल N, इस N के जगह पे A B कोई भी कैपिटल लेटर्स यूज कर सकते हैं। डज हैव एनी राइट कंटेक्स्ट और लेफ्ट कंटेक्स्ट। तो राइट कंटेक्स्ट और लेफ्ट कंटेक्स्ट कहने का मीनिंग हो गया यदि किसी लेफ्ट साइड नॉन टर्मिनल का प्रोडक्शन राइट साइड में नॉन टर्मिनल और उसके पहले कोई टर्मिनल हो तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट कंटेक्स्ट। और यदि किसी प्रोडक्शन के लेफ्ट साइड में कोई नॉन टर्मिनल है और इसके राइट में पहले नॉन टर्मिनल और बाद में टर्मिनल हो तो इसको हम लोग कहेंगे
राइट कंटेक्स्ट। यहाँ पर हमारा लेफ्ट कंटेक्स्ट होगा और यहाँ पर राइट कंटेक्स्ट होगा। इसी चीज को यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जो हमारा P है, प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन हमारा नॉन टर्मिनल टू नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल टू नल, नॉन टर्मिनल टू टर्मिनल और नॉन टर्मिनल टू आइदर राइट कंटेक्स्ट और लेफ्ट कंटेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है। और S हमारा स्टार्ट सिंबल होगा। तो इस 4 टर्म से बना है हमारा कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। अब इसको कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यदि कहीं पर ग्रामर में लिखा हुआ है कैपिटल A B C P एंड A, तो इसकी मीनिंग हो गई कि यहाँ पर जो हमारा नॉन टर्मिनल है, यहाँ पर हमारा नॉन टर्मिनल A है और नॉन टर्मिनल के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रख देंगे। तो ये एक ऐसा CFG है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है, जिसके नॉन टर्मिनल में सिर्फ एक नॉन टर्मिनल है और वो है कैपिटल A। इसी तरह से यदि हम टर्मिनल की बात करें तो इसमें जो टर्मिनल्स हैं वो यूज हो रहे हैं स्मॉल a b c, क्योंकि पहले ही आपको बता दिया हमने कि जितने भी नॉन टर्मिनल होंगे वो कैपिटल से लिखे जाएंगे और जितने भी टर्मिनल हैं उसको हम स्मॉल से लिखेंगे। तो ये मेरा ABC टर्मिनल्स है और इसके प्रोडक्शन रूल्स हैं। प्रोडक्शन रूल्स नीचे में लिखे हुए हैं कि इसके 2 प्रोडक्शन रूल्स हैं। ए को हम एक्सपेंड कर सकते हैं A एंड कैपिटल A में। फर्दर हम A को चाहें तो किसी जगह पर इसकी एक्सपेंशन ABC के फॉर्म में हो सकता है। राइट साइड में आप सिंगल टर्मिनल, मल्टीपल टर्मिनल, सिंगल नॉन टर्मिनल, मल्टीपल नॉन टर्मिनल या कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल रख सकते हैं। तो ये जो हमारा रूल कहलाएगा, ये जो तरीका होगा रिप्लेसमेंट के लिए, यही हमारा प्रोडक्शन रूल कहलाता है। तो इसमें 2 प्रोडक्शन रूल हो गए, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। जितने भी प्रोडक्शंस होंगे किसी ग्रामर के, वो सारे सेट हमारा P से डिनोट होगा। इसी को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इसका प्रोडक्शन में 2 प्रोडक्शन रूल्स हैं, A to A कंटेक्स्ट कैपिटल A to ABC। और इस टर्मिनल का कोई एक स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल होगा जिसको हम S कहते हैं और इस ग्रामर के लिए S हमारा दिया हुआ है A, S इक्वल टू A। तो कंप्लीट यदि इसका हम ये देखें तो इस ग्रामर का मीनिंग हो गया कि हमारे पास नॉन टर्मिनल A है, कैपिटल A इस ग्रामर का, टर्मिनल है हमारा ABC। इसके 2 प्रोडक्शन रूल्स हो गए A to स्मॉल a एंड A to ABC और इसका स्टार्टिंग सिंबल हमारा A दिया हुआ है। ये एक एग्जांपल है, हम दूसरे एग्जांपल से भी इसको डिस्कस करते हैं। कोई ऐसा ग्रामर है जिसका नॉन टर्मिनल हमारा सिंगल नॉन टर्मिनल है S और इसका टर्मिनल है AB एंड इसके प्रोडक्शन रूल्स दिए हुए हैं। 3 प्रोडक्शन रूल्स हैं। स्टार्टिंग सिंबल हमारा S है, तो S को हम रिप्लेस कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं ASA के फॉर्म में। इस जगह पे लेफ्ट कंटेक्स्ट भी है और राइट कंटेक्स्ट भी है। दूसरा प्रोडक्शन हमारा कहता है कि S को हम रिप्लेस कर सकते हैं BSB से और इसी के साथ एक तीसरा प्रोडक्शन भी है, S को हम नल पर भी भेज सकते हैं। नल भी हमारा टर्मिनल होता है। तो ये पूरे के पूरे सेट हमारा इस ग्रामर का प्रोडक्शन कहलाएगा, जिसको हम P सेट से डिनोट कर रहे हैं। देन इसकी स्टार्टिंग सिंबल S हमारा कह रहा है कि स्टार्टिंग सिंबल हमारा S ही है। तो ये इसका इस लाइन का मीनिंग हो गया ये एक ऐसा कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है जिसके नॉन टर्मिनल में कैपिटल S, टर्मिनल में AB, प्रोडक्शन रूल्स में 3 प्रोडक्शन रूल्स हैं और स्टार्टिंग सिंबल हमारा S है। एक तीसरा एग्जांपल दिया हुआ है द ग्रामर SF। इस जगह पे 2 हमारे नॉन टर्मिनल हो गए और 2 टर्मिनल हो गए। प्रोडक्शन रूल्स हमारे पास 3 हैं। यहाँ पर इस वर्टिकल लाइन का मतलब और S को हम इस फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं
इसी तरह से 1 1 इस s को 1 1 f पर भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं और इस f के भी दो प्रोडक्शंस हो गए। तो इस s के दो प्रोडक्शन, एक S200S, दूसरा S211F। इस f के भी दो प्रोडक्शन हो गए, F00F और F2 नल। यानी इस जगह पे हमारे पास 4 प्रोडक्शंस दिए हुए हैं और उस प्रोडक्शंस को यदि हम लिखें तो हम इस जगह पर लिख सकते हैं, इसका हम पूरा प्रोडक्शन लिखें तो S200S, अगेन S को हम रिप्लेस कर सकते हैं 11F। इस जगह पे इसका मतलब होता है और F को भी, F का भी दो प्रोडक्शंस हो गया, F को हम रिप्लेस कर सकते हैं 00F पे, या F को हम रिप्लेस कर सकते हैं नल से। नल हमारा टर्मिनल होता है और स्पेशल टर्मिनल होता है। तो इस तरह से इसके प्रोडक्शंस रूल्स में ये 4 प्रोडक्शंस दिए गए हैं। थर्ड एग्जांपल्स का, इसका नॉन टर्मिनल हो गया S और F, टर्मिनल हो गए 0 1, प्रोडक्शंस रूल्स हो गया ये 4 और इसकी स्टार्टिंग सिंबल S ही रहेगा, जिसमें दो नॉन टर्मिनल हमारे है। इसी नॉन टर्मिनल से कोई एक सिंबल हमारा स्टार्ट सिंबल बनता है। एस स्टार्ट के लिए यहाँ पे स्टार्ट भी एस है, सिंबल भी एस है, नॉन टर्मिनल भी एस है, इसलिए एस को एस से हम लिखें। तो ये हमारा 3 एग्जाम्पल्स हो गए। अब इस नॉन टर्मिनल से हम काम क्या करेंगे, इस ग्रामर से यूज क्या होगा। तो जनरेशन ऑफ डेरिवेशन ट्री, हम डेरिवेशन ट्री बनाते हैं और जैसा कि हम लोग डेटा स्ट्रक्चर से जानते हैं कि जब भी कोई ट्री बनाते हैं तो एक स्टार्टिंग नोड होगा, इस नोड के अदर इंटरमीडिएट और लास्ट नोड होंगे। जैसे ये हमारा अभी लास्ट नोड है, लेकिन इसके भी चाइल्ड को यदि हम लगा दें तो हमारा ये स्टार्टिंग नोड कहलाएगा और इसके बीच सेकेंड लेवल पर ये इंटरमीडिएट नोड कहलाएंगे और ये जो लास्ट प्लेस पे होंगे उसको हम लीफ नोड कहेंगे। ये हम ट्री से जानते हैं, लेकिन इस कंपाइलर डिजाइन में जो स्टार्टिंग सिंबल्स होता है जिसको हम रूट कहते हैं ट्री में, वही रूट हमारा स्टार्ट सिंबल से होता है। स्टार्ट सिंबल ही हमारा रूट होगा और जो बॉटम में हमारे होंगे वो सब हमारे टर्मिनल होंगे, जिसको हम लीफ नोड कहते हैं। टर्मिनल होंगे और बीच में जितने भी हमारे नोड्स होंगे, टर्मिनल बीच में हमारे जितने भी नोड्स होंगे और रूट पे जो भी नोड्स होंगे वो सब के सब हमारे टर्मिनल, ये सब नॉन टर्मिनल होंगे और लीफ नोड पर ऑलवेज हमारा टर्मिनल होगा। इस तरह के स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने की को ही हम कहते हैं जनरेशन ऑफ डेरिवेशन ट्री बाय यूजिंग द प्रोडक्शन रूल ऑफ द गिवन कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। जो भी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर दिए हुए हैं उस कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के प्रोडक्शन रूल से हम इस तरह के ट्री को बनाते हैं, जिसमें स्टार्टिंग नोड हमारा रूट बनता है जो उसका स्टार्टिंग नोड होता है और इस स्टार्टिंग नोड्स के इंटरमीडिएट चाइल्ड हो सकते हैं या लास्ट चाइल्ड हो सकते हैं। इंटरमीडिएट चाइल्ड और रूट ये सब नॉन टर्मिनल होंगे और जो सबसे बॉटम में होगा वो मेरा टर्मिनल टर्मिनल वैल्यू होगा, जिसको कि हम टी से डिनोट करते हैं और ये हमारा लीफ नोड कहलाएगा। A derivation tree or parse tree is an ordered rooted tree that graphically represents the semantic information of a string। जो भी हम स्ट्रिंग लेंगे वो इस ग्रामर का पोर्शन है या पार्ट है या नहीं, ये पता करने के लिए हम ये पार्स ट्री बनाते हैं। स्ट्रिंग क्या है ये अभी एक एग्जांपल से हम लोग देखेंगे। इंफॉर्मेशन ऑफ ए स्ट्रिंग डिराइव्ड फ्रॉम ए कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से हम चेक करेंगे कि कोई स्ट्रिंग हमारे इस ग्रामर का वर्ड है या नहीं है। तो इस ट्री को दिखाने के लिए हम यहाँ पर 3 तरह के नोड यूज करेंगे। रूट वर्टेक्स होगा जो कि हमारा स्टार्ट सिंबल होगा, अदर जो हमारे इंटरमीडिएट नोड होंगे वे मेरे वर्टेक्स कहलाएंगे और ये सब नॉन टर्मिनल सिंबल्स होंगे और लीफ पर हमारा
टर्मिनल सिंबल्स होगा और इस सारे टर्मिनल सिंबल्स में एक एक्स्ट्रा सिंबल भी होगा जिसको हम नल कहते हैं। कहीं कहीं पर हमारे पास जो प्रोडक्शंस होते हैं उस प्रोडक्शंस में राइट साइड में मोर देन वन टर्मिनल भी हो सकते हैं, जैसे ए बी सी डी, इस तरह से बहुत सारे नॉन टर्मिनल हो सकते हैं। या राइट साइड में हमारे बहुत से एक से अधिक नॉन टर्मिनल भी हो सकते हैं, ए बी सी डी ई लाइक दैट। या इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, एस एस ए बी सी ए बी डी। अब इसका यदि हम पार्स ट्री बनाएं या इसको हम डिराइव करें, डेरिवेशन ट्री बनाएं, तो इस एस के कितने टर्मिनल्स हैं और कितने नॉन टर्मिनल्स हैं? 3 टर्मिनल्स हैं और 3 नॉन टर्मिनल्स हैं। तो एस हमारा रूट कहलाएगा और इस एस के हमारे 6 चाइल्ड बनेंगे, 6 चाइल्ड बनेंगे, 3 3। और इसमें जो लीफ नोड होगा वो एबीसी होगा। एबीडी हमारा इंटरमीडिएट नोड होगा, इसलिए इंटरमीडिएट नोड होगा क्योंकि एबीडी हमारा नॉन टर्मिनल है। फर्दर ये यदि आगे एक्सपेंड करें तो ये टर्मिनल पे भी जा सकता है और नॉन टर्मिनल पे भी जा सकता है। यदि टर्मिनल पर गया तो ये लीफ नोड कहलाएगा, नॉन टर्मिनल पर जाएगा तो ये फिर से इंटरमीडिएट नोड कहलाएगा या वर्टेक्स कहलाएगा। तो लीफ नोड के ऊपर और रूट नोड के बीच में जितने भी नोड होंगे दे आर कॉल्ड वर्टेक्स, और बॉटम पर जो नोड होंगे, जो हमारा बॉक्स होगा उसको हम लीव्स कहेंगे, जो कि टर्मिनल होगा, और जो स्टार्टिंग सिंबल होगा या स्टार्टिंग नोड होगा उसको हम स्टार्ट सिंबल से दिखाएंगे और इसे हम कहते हैं रूट वर्टेक्स। तो यहाँ पर ये रूट वर्टेक्स हो गया, ये सारे मेरे लीफ नोड हो गए, ये सब हमारे इंटरमीडिएट नोड कहलाएंगे। यदि कोई प्रोडक्शन दिया हुआ है S2 X1 X2 XN इज ए प्रोडक्शन रूल ऑफ एनी CFG, तो इसका डेरिवेशन ट्री क्या होगा, पार्स ट्री क्या होगा? क्योंकि x लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में है तो ये हमारा रूट वर्टेक्स हो गया, हमने रूट वर्टेक्स लिख दिया। यहाँ पे कह रहा है x1 x2 to xn है, तो x1 हमारा पहला नोड होगा, इसका फर्स्ट चाइल्ड होगा, देन सेकेंड चाइल्ड, और इस तरह से xn चाइल्ड होंगे। इस xn चाइल्ड में कुछ चाइल्ड्स हमारे टर्मिनल हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर भी हमने दिखाया है, ये कुछ टर्मिनल हो सकते हैं, कुछ नॉन टर्मिनल हो सकते हैं। यदि नॉन टर्मिनल हुए तो इसके भी फर्दर एक्सपेंशन होगा। इस तरह से हम अपने प्रोडक्शन रूल से किसी भी स्ट्रिंग को एक्सपेंड करते हैं और उसके एक्सपेंडेड पार्ट को ही हम पार्स ट्री या डेरिवेशन टेक्निक कहेंगे या डेरिवेशन ट्री कहेंगे। इस डेरिवेशन ट्री को बनाने के 2 अप्रोच है, फर्स्ट इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच और सेकंड को कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। दोनों का क्या मीनिंग है? टॉप डाउन अप्रोच कहता है कि आप रूट वर्टेक्स से स्टार्ट कीजिए, रूट वर्टेक्स आई मीन स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट कीजिए, देन इसके सारे वर्टेक्स को लिखिए जितने भी वर्टेक्स हैं, और उस वर्टेक्स को लिखने के बाद ये मेरा रूट वर्टेक्स है, इसके फिर वर्टेक्स होंगे और इसके भी वर्टेक्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपका स्ट्रिंग क्या है। फर्दर इसके भी एक, और ये फिर यदि टर्मिनल पर जाकर के फिनिश होता है तो इसको हम लीफ नोड कहेंगे। ये सब हमारे इंटरमीडिएट नोड हो गए। ये यदि ई पे फिनिश होता है, ये नल पे फिनिश हो रहा है, ये भी मेरा टर्मिनल है, और ये हमारा डी पे फिनिश होता है, तो ये सब हमारे लीफ नोड हो गए। ये मेरा रूट वर्टेक्स हो गया और बीच के सारे नोड्स को हम इंटरमीडिएट नोड या वर्टेक्स कहेंगे। ये मेरा वर्टेक्स हो गया, ये रूट वर्टेक्स है, ये लीफ कहलाएगा। तो इस ट्री को बनाने का जो अप्रोच होगा, हम या तो रूट नोड से लीफ नोड पे जा सकते हैं या लीफ नोड से रूट पे जा सकते हैं। तो रूट से यदि हम लीफ पे गए तो इसको हम कहेंगे टॉप डाउन अप्रोच, और यदि हम लीफ नोड से रूट की तरफ गए तो इसको हम कहेंगे बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच स्टार्ट्स विद द स्टार्टिंग सिंबल, गोज डाउन टू ट्री लीव्स
यूजिंग प्रोडक्शंस, जितने भी प्रोडक्शंस हमारे दिए रहते हैं CFG में, उस प्रोडक्शन से हम लीफ नोड पे जाते हैं। बॉटम अप अप्रोच कहता है कि स्टार्ट फ्रॉम ट्री लिप्स, इस ट्री के लिप्स से शुरू करेंगे। ए को हम इस इंटरमीडिएट या वर्टेक्स पे भेजेंगे, बी को इस वर्टेक्स पे भेजेंगे। अगेन इन दोनों का पेरेंट हमारा ये वर्टेक्स होगा और इसका भी रूट वर्टेक्स हमारा एस होगा। इसी तरह से इसको भी हम बॉटम से अप तक ले जा सकते हैं। तो ये दो रूल्स हैं। डेरिवेशन ट्री कैसे हम बनाते हैं, कैसे हम ये ट्री डेवलप करेंगे, इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ और दे रहे हैं, जिससे कि आप किसी भी प्रोडक्शन से कैसे हम लोग डेरिवेशन ट्री बना सकते हैं। और यहाँ स्ट्रिंग क्या होते हैं, कोई भी हमारा CFG है, जैसे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर कह रहे हैं, तो इस कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के टर्मिनल, नॉन टर्मिनल और प्रोडक्शन रूल्स प्लस स्टार्ट सिंबल, ये 4 टपल यूज करेंगे। इस 4 के हेल्प से हम डेरिवेशन ट्री बनाएंगे या पार्स ट्री बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले तो हमें NTPS की रिक्वायरमेंट होगी। NTPS में हमारा नॉन टर्मिनल में यदि S दिया हुआ है और टर्मिनल में AB दिए हुए हैं। प्रोडक्शन रूल्स में कह रहा है कि हमारे पास 1, 2 और 3 प्रोडक्शंस दिए गए हैं और स्टार्ट हमारा S से शुरू हो रहा है, तो स्टार्ट सिंबल S है। अब इस प्रोडक्शन रूल्स यानी इस ग्रामर CFG के हेल्प से हमारे पास एक स्ट्रिंग दिया हुआ है और वो स्ट्रिंग जिसको हम वर्ड कह सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग कंपाइलर में इसे स्ट्रिंग कहते हैं। ये स्ट्रिंग है AB डबल A एंड डबल A डबल B, ये स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग में जो यहाँ पर टर्मिनल दिए हुए हैं, उसी टर्मिनल से ये स्ट्रिंग बना हुआ है। जो भी हमारा CFG होता है, इसके जो भी टर्मिनल्स होते हैं, उस टर्मिनल से ही हमारा स्ट्रिंग बनेगा। उसके सिवाय किसी और दूसरे सिंबल को हम इसमें यूज नहीं करते एक्सेप्ट नल। नल हमारा इस टर्मिनल का एक स्पेशल टर्मिनल पार्ट होता है। और इसके लिए जितने भी हम नॉन टर्मिनल यूज करेंगे, जिसको वेरिएबल भी कह सकते हैं, वो हमारा इस सेट से लिया जाएगा और इसी सेट का एक मेंबर हमारा स्टार्टिंग सिंबल बनेगा। तो चूंकि यहाँ पर सिंगल ही हमारा मेंबर है नॉन टर्मिनल का और वही मेरा स्टार्टिंग है, तो S हमारा स्टार्टिंग हो गए। और इसके प्रोडक्शंस रूल्स में 3 प्रोडक्शंस दिए हुए हैं। S को हम डबल S पे एक्सपेंड कर सकते हैं, S को हम ASB पर हम एक्सपेंड कर सकते हैं, या S को हम नल पे सेंड कर सकते हैं। 3 प्रोडक्शंस रूल दिए हुए हैं। इसके हम चाहे तो नंबरिंग भी कर सकते हैं, ये फर्स्ट है, सेकेंड प्रोडक्शन है, थर्ड प्रोडक्शन है। अब इस सारे कंडीशंस को फॉलो करते हुए हम ये चेक करेंगे कि जो स्ट्रिंग हमारा दिया गया है, क्या ये स्ट्रिंग इस ग्रामर का मेंबर है, बिलोंग करता है इस ग्रामर से या नहीं। यदि हम स्टार्ट से शुरू करें और ये सारे लीफ नोड पे आ जाते हैं, तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रिंग हमारे इस ग्रामर का पार्ट है। इसको कैसे हम बनाते हैं, सबसे पहले तो हम इस स्ट्रिंग को बनाने के लिए S को डबल S यानी फर्स्ट प्रोडक्शन से, हम पहले इसका फर्स्ट प्रोडक्शन लिखते हैं। S को इस फर्स्ट प्रोडक्शन से 2 इंटरमीडिएट नोड या वर्टेक्स नोड SS में तोड़ दिया, ये SS में इसको एक्सपेंड कर दिया। अब इसके फर्स्ट को, चूंकि हमें A लाना है और A लाने के लिए हम इस प्रोडक्शंस को देखें तो इसमें सेकंड प्रोडक्शन से पहला लेटर A आ सकता है, तो इस S को हम सेकंड प्रोडक्शन से यदि एक्सपेंड कर दें तो ये मेरा होगा A, देन S और B। अब इसके स्टार्टिंग में AB होना चाहिए, लेकिन यदि इस S को हम नल पे सेंड कर दें, जिसको कि हम लिखते नहीं हैं, तो ये मेरा टर्मिनल पे जाएगा और इसको इग्नोर करें तो हमको AB यानी ये फर्स्ट 2 लेटर मिल जाएंगे। देन इस S को एक्सपेंड करें। अब हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमें AB तो मिल चुका है, नल को हम रिप्रेजेंट नहीं करते। अब इस S से हम देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो
तो इस s को फिर से हम सेकंड प्रोडक्शन पर यदि इसको एक्सपेंड करते हैं हम, तो इसके 3 ब्रांचेज होंगे, A, S एंड B। और इस ASB को भी हम फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं S को। यदि इसको हम फिर से एक्सपेंड कर दे सेकंड प्रोडक्शन से, तो इसके 3 ब्रांच होंगे, A, S, B। और इस S को यदि हम नल पे भेज दे, तो आप देखेंगे नल को इग्नोर कर दे तो A फर्स्ट कैरेक्टर, B सेकंड, देन A, अगेन A, देन अगेन A और ये B और ये B। यानी हमारा जो स्ट्रिंग है वो इस ग्रामर से बिलोंग करता है, क्योंकि हम स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट किए और लीफ नोड पे पहुंच गए। लीफ नोड पे सारे हमारे टर्मिनल्स आ गए और इस सारे टर्मिनल्स में नल को यदि हम इग्नोर कर दें तो हमें ये स्ट्रिंग मिलता है। सो दिस स्ट्रिंग बिलोंग्स टू दिस कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। इसी चीज को हम यहाँ पे एक्सपेंड करके दिखाया है कि ये हमारा एक्सपेंशन है जो यहाँ पे अभी हमने किया, पहले से यहाँ बना रखे हैं। एस को हमने पहले फर्स्ट प्रोडक्शन SS से तोड़ा और इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं जिसको हम पार्स ट्री कहते हैं या डेरिवेशन ट्री कहते हैं, या इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो ऊपर में लिखा हुआ है। दोनों मेथड सही है। हम सबसे पहले S को फर्स्ट प्रोडक्शन से डबल SS में तोड़ा, डबल SS में एक्सपेंड किया और फिर फर्स्ट S को हम इसके सेकेंड प्रोडक्शन से एक्सपेंड किए और देन इस S को नल से एक्सपेंड किए, तो ये मेरा AB मिल गया। नल को इग्नोर किया जाता है, तो लास्ट में हमारे पास ये S बच गया। इस S को एक्सपेंड किया अगेन सेकेंड प्रोडक्शन से, हमको ASB मिला और इस ASB से अगेन S को हम एक्सपेंड किए तो हमको फिर से ASB मिल गए। ये B हमारा इसका है और ये A हमारा ये दिया हुआ है और इस S से हमको ये ASB मिल रहा है। अब इस S को यदि हम नल पे भेज दे तो जो हमारा स्ट्रिंग है वो अवेलेबल हो जाता है, या इसका प्रूफ हो जाता है कि ये स्ट्रिंग इस कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का है। तो हम चाहे तो एक्सपेंशन इस फॉर्मेट में भी कर सकते हैं या इस ट्री के फॉर्म में भी कर सकते हैं। ट्री के फॉर्म में यदि हमने एक्सपेंशन किया तो इसी को कहते हैं पार्स ट्री या डेरिवेशन ऑफ ए ट्री। तो नेक्स्ट जो हमारा है, इस जब हम किसी स्ट्रिंग को, जैसा कि यहाँ पर A B और B दिया हुआ था, इस स्ट्रिंग को जब हम पार्स ट्री पे डालें तो इसको हम कहते हैं डेरिवेशन ट्री। लेकिन डेरिवेशन ट्री में हम ऐसा कर सकते हैं कि इसका सिर्फ इतना ही पोर्शन दिखाएं, कंप्लीट पोर्शन ना दिखाएं। तो दिस पार्ट इज ए पार्शियल डेरिवेशन ऑफ द कंप्लीट पार्स ट्री। ये इसका पार्शियल होगा, या आप इसका सिर्फ यहाँ तक का ही सेट दिखाइए, कोई एक ये सेट दिखा दीजिए, तो ये भी कंप्लीट नहीं है, ये भी पार्शियल है। इसी तरह से हम चाहें तो एक और भी इसका सेट बना सकते हैं, हम चाहें तो ये भी एक सेट बना सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे पार्शियल डेरिवेशन हो सकते हैं। इसी पार्शियल डेरिवेशन में यदि हम अपने रूट को इंक्लूड कर लें, जैसे इस S और SS को हम दिखा करके पार्शियल ट्री बनाए, तो ये मेरा सेंटेंशियल फॉर्म कहलाएगा। इस सेंटेंशियल फॉर्म का यूज बहुत अधिक है, बाद में हम लोग देखेंगे जब पार्सिंग करेंगे। अ पार्शियल डेरिवेशन ट्री इज अ सब ट्री of a derivation tree or parse tree such that either all of its children are in the subtree or none of them is in the subtree। जैसा ऊपर हमने बताया, तीन सब ट्री बनाया हमने। एक हमारा ये रेड से बना, देन इस सेकेंड रेड से बनाया, ये फिर ब्लैक से बनाया और ये भी मेरा पार्शियल है। लेकिन इसमें जो हमारा ये रेड से जो बना हुआ पार्शियल है, इसमें रूट नोड नहीं आया है, तो ये सिंपली पार्शियल डेरिवेशन कहलाएगा। पार्शियल डेरिवेशन, इस रेड में भी हमारा रूट नहीं है, तो ये भी मेरा पार्शियल डेरिवेशन कहलाएगा। ये पूरा का पूरा हमारा जो ब्लैक से दिखा है, इस पूरे को, ये भी मेरा पार्शियल डेरिवेशन का, और इसमें कहीं पर भी रूट नहीं है। लेकिन ये जो पार्शियल डेरिवेशन हुआ, इस पार्शियल डेरिवेशन को हम एक स्पेशल नाम देंगे जिसको कहते हैं सेंटेंशियल फॉर्म,
और इस सेंटेंशियल फॉर्म को हम अपने कंपाइलर डिजाइन के आगे के फेज में मैक्सिमम यूज करेंगे। वहां पे यूज होगा सेंटेंशियल फॉर्म क्या होता है और कैसे हम बनाते हैं। तो a partial derivation tree is a subtree of a derivation tree or parse tree such that either all of its children are in the subtree or none of them is in the subtree, जैसा ऊपर में हमने दिखाया आपको। एक दूसरा एग्जांपल है, जैसे S2AB लिखा हुआ है A2AA, तो यहाँ पर हमारा ये एक कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है जिसके नॉन टर्मिनल हो गए SAB और टर्मिनल हो गए स्मॉल a, स्मॉल b और नल। अब यदि हम इसके सिर्फ एक पोर्शन को यूज करें S2AB, तो ये मेरा एक पार्शियल डेरिवेशन होगा, क्योंकि इससे हम कंप्लीट नॉन टर्मिनल पे हम नहीं एक्सपेंड कर पा रहे हैं, तो ये एक पार्शियल डेरिवेशन है। लेकिन इस पार्शियल डेरिवेशन में स्टार्ट सिंबल हमारा इंक्लूडेड है, तो ये पार्शियल डेरिवेशन हमारा सेंटेंशियल फॉर्म कहलाएगा। इसलिए यहाँ डेफिनेशन है, इफ अ पार्शियल डेरिवेशन टी कंटेन्स द रूट s, इट इज कॉल्ड सेंटेंशियल फॉर्म। द above subtree is also in sentential form। ये हमारा सेंटेंशियल। सो थैंक यू।